ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज राज्यसभा में हुई प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन 16। प्रश्न संख्या 16। क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क विगत 5 वर्षों के दौरान देश में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, और ख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों की तुलना में देश के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। निशित प्रमाणिक, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 16 सर। क्वेश्चन नंबर 16। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर फर्स्ट सप्लीमेंट्री। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना के अंतर्गत देश में कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें कितना बजट आवंटित किया गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को ये अवगत कराना चाहूंगा कि 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से जिस तरह से हर एक क्षेत्र में उन्होंने विकास के लिए निरंतर प्रयास किया, बिल्कुल वैसे ही खेल क्षेत्र में भी और कैसे खेल को बढ़ावा दिया जाए और विश्व पटल पर और कैसे भारत का चित्र को और उज्जवल किया जाए, इसका निरंतर प्रयास उन्होंने करता रहा। और उसीलिए 2014 में ही टारगेट ओलंपिक पोडियम का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत हर एक खिलाड़ियों को, दूसरा हो तो जो भारत की एलिट एथलीट है, उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा दिया गया। और 2014 से बाद हम लोगों ने देखा कि खेल क्षेत्र में कैसा निरंतर एक पॉजिटिविटी आया और उसमें कितना परिवर्तन आया। और उसका परिणाम का स्वरूप महोदय हम लोगों ने देखा कि जब 2020 और 21 में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहे थे, भारत भी उस समय कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हर एक एलिट एथलीट को हर प्रकार की सुविधा दिया गया। और उसके तहत उसका परिणाम के स्वरूप हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में उनका उत्तम प्रदर्शन से भारत की जो झंडा है उसको विश्व पटल पर ऊंचा लहराया और एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान स्थापित किया। महोदय, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता है उसका ही फल है। प्लीज माननीय मंत्री जी, सवाल पूछने वालों से और उत्तर देने वाले माननीय मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि कृपया ब्रीफ हो, दूसरों को भी मौका दें। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि और सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज, सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। टॉप स्कीम के तहत महोदय, अभी तक टॉप स्कीम के तहत लगभग 452 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। महोदय, अभी तक 198 एलिट खिलाड़ी, जिसमें पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के लगभग 36 जो खिलाड़ी हैं, उनको शामिल किया गया है और उनको टॉप के कोर जो स्कीम है उनमें ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है। और 254 अपकमिंग बेस्ट जो एथलीट है उनको डेवलपमेंट स्कीम में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कस्टमाइज ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। महोदय, माननीय सांसद जी ने पूछा कि इसका क्या बजट होता है। इसका कोई भी बजट का लिमिट नहीं होता है। कोई भी खिलाड़ी के लिए उनका उत्तम प्रदर्शन के लिए जितना बजट की प्रयोजन होता है उतना इसमें आवंटित किया जाता है। महोदय, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सर कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से विकसित कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इसमें जवाब जानना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय आदरणीय सांसद जी को मैं
अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने मेरठ, लखनऊ, सोनभद्र, प्रतापगढ़, महाराजगंज, एटा, फारुखाबाद, सदर आदि मिलाकर कुल 24 जो है मल्टीपर्पज हॉल लगभग 125 करोड़ की लागत राशि से खेलों की बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है महोदय। और उसके साथ साथ महोदय वाराणसी में 2, सहारनपुर में और मुजफ्फर मिलाकर 4 सिंथेटिक ट्रैक एवं मेरठ में एक हॉकी एस्ट्रोट्रैप का निर्माण कुल 28 करोड़ की लागत राशि से भी तैयार किया गया है। लखनऊ में एक रेसलिंग हॉल, स्पोर्ट्स हॉस्टल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुल 31 प्रोजेक्ट खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत किया जा रहे हैं। थैंक यू। माननीय स्वपन दास गुप्ता जी, स्वपन दास गुप्ता जी, प्लीज। Sir, through you, I'd like to ask the Honorable Minister, MOS Sports, draw his attention to a very curious phenomena that while India has been doing exceptionally well and gaining medals in the realm of competitive sports, particularly in the Northeast and Assam, it's curious that the medal tally sometimes stops at the borders of Assam. Now, he is a member of parliament for Cooch Behar, which is a bordering state of Bengal, which is bordering state of Assam. I would like to ask him why the facilities which were there for the Northeast somehow doesn't get translated further eastwards, despite the fact that it is alleged that the state government gives generous grants to youth clubs. Are these for sports, and are you complementing their efforts? Please, this is the question I'd like to ask. Thank you. माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर एक जो क्षेत्र है, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर एक क्षेत्र में खेल के विकास के लिए उनका जो सोच है, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने 2021 का अक्टूबर में एक वर्चुअल मीटिंग रखा था जिसमें सारे प्रदेशों की जो खेल मंत्री है उनके पास से सुझाव मांगा गया था कि किस तरह से हम आपके प्रदेश में, आपका सुझाव क्या है और प्रपोजल भी क्या है, किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे जाके खेल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। महोदय, इसमें लगभग सारे जो स्टेट्स है, सारे राज्यों ने अपना अपना जो प्रपोजल है, अपना अपना जो सुझाव है वो खेल मंत्रालय को दिया है। लेकिन महोदय, दुख की बात यह है कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अभी तक कोई भी प्रकार का प्रपोजल अभी तक नहीं आया है। महोदय, अगर आएगा तो इस पर विचार करें। थैंक यू। श्री सुजीत कुमार जी, सुजीत कुमार जी। Sir, in 2019, the government had sanctioned 110 crore to set up the National Center for Sports Science and Research, and the objective was to promote scientific methodology in the development and enhancement of sports infrastructure in the country. Sir, I would like the Honourable Minister to apprise the House what is the status of this institution and by when is it likely to be completed. Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उसके लिए मंत्रालय काम चल रहा है इसका, और उसके लिए उचित समय पर विचार महोदय किया जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर वी शिवदासन। Improve the infrastructure facilities in educational institutions in rural area. Whether government has any concrete plan to improve sports infrastructure facilities in educational institutions in rural India? Thank you. महोदय, ऐसी बहुत सारी जो है कि खेलो इंडिया के तहत हम लोगों का विद्यालय से लेके विश्वविद्यालय में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल का विकास करने के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है,
और खेलो इंडिया के तहत बहुत सारा स्कीम है जिससे विद्यालय का भी जो खेल परिवेश है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17। क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या खाड़ी देशों में नियोजित बहुत सारे भारतीय अप्रवासियों को कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी है? ख यदि हां तो कोविड-19 के दौरान अभी तक नौकरी गंवाने वाले व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? ग क्या सरकार का अपनी नौकरी गंवाने के कारण खाड़ी देशों से वापस आए लोगों का पुनर्वास करने या उन्हें कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है? घ क्या सरकार को इस प्रवासी समस्या के संबंध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है? और अंग यदि हां तो केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री। ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माइक श्रेयांश कुमार जी, माइक प्लीज। सी लॉबी नंबर 4. Yes, it's working. So thank you. Please speak. So how many Gulf Indian workers benefited from the Indian mission? So Indian mission consulate efforts for settling the pending salaries and allowances to expatriates who had returned home due to COVID pandemic situations. So we don't have exact number of exact figure for the workers whose salaries are pending, but I wish to assure the member through you that today retaining employment, ensuring that wages are paid, ensuring welfare of workers, these have been very much the priority of our missions in the Gulf. From the highest level, we have been engaged on this matter, and we have been regularly talking to the governments of the Gulf at my level and at the ambassador's level. Thank you. Second supplementary. Sir, to a specific question about the representation from Kerala state, nothing has been mentioned. But sir, how much of Indian mission abroad spent during the last 2 years to assist and facilitate the non-resident Indians who suffer in foreign countries due to COVID situation? Indian Community Welfare Fund, during the COVID period, we spent 45.78 crores for the welfare of our citizens, mostly workers in the Gulf, during this period of the COVID. Thank you. Honorable KJ Alphonse. Sir, Kerala survives on remittances from our workers abroad, and I think over 25% of entire remittance to India, foreign exchange remittance to India also comes from Kerala. So we have over 500,000 Keralites have come back. Now, I don't find it feasible for the government of Kerala to rehabilitate these people because there are no employment opportunities in Kerala. I would like to know from the Honourable Minister, what is the steps taken by the government of India to get these people back to those countries so that they can get back to job? Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member that we have engaged the governments of the Gulf. This engagement is led by the Prime Minister himself. In the course of the last 2 years during the COVID period, Prime Minister has had 16 telephonic conversations with his counterparts, the leaders of the Gulf countries. I have visited the Gulf countries 13 times during this period. My colleague Muralidharan ji has been there 4 times. I have also had 27 telephonic meetings with our colleagues. Our objective is to get as many workers back there as possible, as many of them back in their old jobs. We have in Dubai also started an upskilling center for workers, and we are all the missions treat the welfare of workers as their number one priority. Thank you. Honorable Elam Karim ji. Whether the government may bring a scheme for providing financial assistance to the families of deceased NRIs on abroad due to COVID? So we have a provision in the Indian Community Welfare Fund for responding immediately to situations, especially unfortunate situations like
the passing away of people, which this usage of ICWF was expanded in 2017. And it has been a very useful mechanism for dealing with that. We have also encouraged in the Gulf countries, wherever we have had such unfortunate occurrences, for ex gratia payments to be made by the government or by the employers. Thank you. Sri Vinay Vishwamji. Sir, I may ask the Minister that whether there is a proposal or there is a possibility to see that somebody in the Indian missions abroad, in Gulf countries mainly, with Malayalam knowledge, be appointed to interact with the Malayali workers there, because there are large numbers. They face a lot of problems. They know only Malayalam, and their issues are so severe. Please question briefly. My question is that there should be somebody in all missions in Gulf countries who can treat these poor Malayali workers with Malayalam language. It's a suggestion. Yes. Minister. No, whether they can do it or not. Please. Sir, first of all, I would like to underline to the honourable member that we have workers from many states. I do appreciate that a very large number of them are from Kerala, but there are workers from other states as well. In terms of what are the language skills of our staff, I cannot give him the exact number, but I can assure him that this common sense point that our employees, somewhere in an embassy, there should be employees who have knowledge of Malayalam. That is a point that has not escaped us, and we do find ways of dealing with that. Thank you. Question number 18. प्रश्न संख्या 18। क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितनी कितनी महिला न्यायाधीश हैं? ख तत्संबंधी उच्च न्यायालयवार ब्यौरा क्या है? ग महिला न्यायाधीशों और दलित तथा पिछड़े समुदायों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किए जाने के मामले में सरकार का क्या रुख है? और घ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? किरेन रिजिजू, विधि और न्याय मंत्री। Minister, Honorable Minister. Is laid on the table of the House. First supplementary, Sri Prasanna Acharya ji. Sir, though it is a question regarding the appointment of women judges, my supplementary is regarding the total vacancies that is now prevailing in different high courts and Supreme Court in the country, and how many recommendations have already been made by the Collegium, and that is pending with the government, and in spite of the recommendation of the Collegium, judges are not being appointed. And sir, I think India is the only democratic country where the people's assembly decide their own salary. Of course, now the MP salary system has been changed, and the judges appoint their own successor. So, is the government considering to again bring any amendment in the law to suggest an alternative to the Collegium system? Thank you, so that there will be transparency. Thank you. You have put three questions. Yes. You have put three questions. Please. Sir, at this moment, we are very happy that out of the total 34 judges strength in Supreme Court, we have, for the first time, 4 women judges in the Supreme Court, and 3 women judges were appointed when I took over as the Minister for Law and Justice. Sir, out of total 1,098 judges in the High Courts, we have 83 women judges. I can give more explanation, but I would like to state only one thing, that we have been stressing time and again. Personally, I have been asking the Collegium, led by the Chief Justices of the Supreme Court and the High Courts, that while recommending the names for the appointment as the judges, preferences may be given to women and backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Please, not allowed. Actually, he has put 3 questions. Yes, so I hope so. But sir, if you permit, I can ask him to confine to one question, but still I will respond to the last point which he made. Government on its own deliberately never held up any appointment cases. Government has to do due diligence while appointing judges, because while appointing the judges, we have to ensure that he is fit to be a judge in the court. This is very important.
And then all the cases which come to us has to follow through a process. Some of the names are with the collegium in the Supreme Court. Some of the names are with the government in different stages. And this is a process, and it's a well-established process as per the memorandum of procedure. And we don't make any delay on our part just because we don't want to make any kind of judgment on our own while appointing the process, but only to look after the issue of appointing only the qualified judges. Thank you. Sri N.R. Elango, please. Coming from the state of Tamil Nadu, I am very happy to note the reply made by the Minister, Honorable Minister, that in Tamil Nadu, out of 75 honorable judges, 13 are women judges, and that's Tamil Nadu. But it is agonizing to see that there are 0 women judges in 5 states. It is also agonizing that most of the time the scheduled caste, scheduled tribe and backward classes persons, though very eminent, are deprived of their elevation. Apart from the reply that they are requesting... Please question. Apart from the question is, apart from requesting the high courts, what are all the concrete steps are being taken by the government to ensure that there are due representation by these classes? That's a question. Sir, I have partially mentioned in my earlier statement, there are no provisions of reservations for the appointment of judges in the judiciary. But still we keep insisting that while we are talking about appointing quality judges, at the same time, we have to also ensure that preferences are given for the appointment of women judges as well as people belonging to backward classes, including scheduled castes and scheduled tribes. Shri Ramnath Thakur, Lok Sabha, बैठकर बोले, रामनाथ जी. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट में महिलाओं और पिछड़े वर्ग और दलित लोगों की जज की संख्या कितनी है? सर, मेरे पास पूरा देश का फिगर है और मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं पटना के लिए। पटना हाई कोर्ट का सर टोटल अप्रूव जो जजेस का स्ट्रेंथ है 53 है, 53, और इस वक्त वहां कोई वुमेन जजेस नहीं है। ये थोड़ा से दुख की बात है, इसलिए हमने वहां के चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा है कि जो अगले नाम आएंगे पटना हाई कोर्ट से तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ा दिया जाए ताकि सरकार को वुमेन जजेस को अपॉइंट करने में मदद मिले। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न संख्या 19। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार ने वर्ष 2021 के लिए वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी किया है, और ख यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। माननीय मंत्री जी, मास्क उतार लीजिए। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय राम सेकंड। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में उत्तर में कहा है कि वर्तमान आकलन में पिछले आकलन अर्थात ISF 2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 1440 वर्ग किलोमीटर वृक्षारोपण और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर वन तथा वृक्षारोपण को मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्शाई गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये आंकड़े पेपर सीमित, और जिस प्रकार से सरकार का करोड़ों रुपया लगा करके मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश में खासकर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मिर्जापुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला मिर्जापुर वन कैमूर क्षेत्र जीव आता है। वहां भारत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वर्ष 16-17 सवाल संक्षिप्त हो राम से करिए प्लीज। करोड़ों रुपए लगा करके 200 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण पौधारोपण कराया गया, लेकिन मेरे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से वहां के आदिवासी समाज के द्वारा SC/ST के बाद पूरी जमीन जो वृक्षारोपण हुआ था वो कब्जा कर लिया गया।
और स्थानीय सरकारी मूल्य भी घटना। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कितना पैसा लगाकर जो वृक्षारोपण होता है उसके रखरखाव के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बढ़िया। माननीय उपसभापति महोदय, जहां तक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सवाल है, भारत में हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किए जाते हैं और जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके जहां पर भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा वृक्षारोपण है उसको इसके अंतर्गत अंकित किया जाता है और देश के फॉरेस्ट कवर का पूरी तरीके से मापन किया जाता है। और दूसरा जो फॉरेस्ट का एरिया के जो बढ़ने की बात है वो तथ्यों पे आधारित है, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट है। जहां तक जो माननीय सदस्य ने मूल विषय उठाया है कि कुछ जंगली क्षेत्रों से पेड़ के कटने का या कुछ जगहों पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के सफल नहीं होने का मंत्रालय द्वारा उसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी और बाकी पॉलिसी, राम शरण जी प्लीज आप बैठे पॉलिसी के माध्यम से एक संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। जहां तक आप कब्जा करने की बात कह रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ग्रीन वॉच पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। उसमें जितनी भी अंकित शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई विषय है तो आप संज्ञान में लाइए, निश्चित रूप से हम उस पर कदम उठाएंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री और ब्रीफली संक्षेप में पूछे। अरे आप जो आपने आंकड़े दिया 4-5 स्टेट का दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है इसमें। पूछे क्वेश्चन तो। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत सभी राज्यों का विश्लेषण, सभी राज्यों में जो फॉरेस्ट बढ़े हैं या जहां पे फॉरेस्ट कम हुए हैं उसको पूरी तरीके से रखा गया है। फॉरेस्ट जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो राज्यों के अंतर्गत होता है और इसलिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको संभालता है। आपका कोई उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर स्पेसिफिक विषय है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। श्री GC चंद्रशेखर जी। श्री Mike, sir, this is very important question. In Karnataka, Salumarada Timmaka, a 106-year-old notable environmentalist, Padma Award recipient, an inspiration to many, sir, who planted more than 8,000 trees in 65 years, raised 385 banyan trees on either side of the road between the Hulikal and Kadur to the stretch of 4 kilometers. She had faced health issues and many such people are finding difficulties. If there is any provision from the ministry to support such environmental activists. मंत्रालय के द्वारा पूर्व में भी एक लंबे समय से इको क्लब से लेकर अनेक पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, मंत्रालय द्वारा इस बात का विचार किया जा रहा है कि सभी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे विभिन्न स्कीमों के चलने के कारण कई बार एक व्यापक रूप से जो दृष्टिकोण है वो नहीं आ पाता है। लेकिन हम मंत्रालय के द्वारा भविष्य में भी ग्रीन इंडिया मिशन में सभी स्कीमों के कन्वर्जेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि संयुक्त रूप से इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन और जो लोग भी वृक्ष लगाने में सहायता देते हैं उनकी मदद ली जाए। मैं सांसदों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वृक्षारोपण ये हमारी आवश्यकता है, आपका भी सक्रिय सहयोग मिलेगा तो ये देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद मंत्री जी। डॉक्टर फौजिया खान जी, डॉक्टर फौजिया खान प्लीज। फ्रॉम लोक सभा। हाँ प्लीज। Chairman sir, in the reply to the question it is said that the forest cover in India is 24.62%, when ideally it should be 33%, it is said. And the major expenditure heads, including the National Plan on Agroforestry Research, Afforestation Board, Forest Management, etc., have suffered a decline in this year's budget, sir. You have to put only one question, madam, and you have already put it. Please. I want to say that since the budget has declined, how is forest conservation going to be the essential part of the program for climate change? Since, sir, this has to be an integrated interdepartmental effort. Thank you. So what is the government going to do? Thank you, madam. You have to be brief. Thank you. माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे फॉरेस्ट एरिया के कवर का प्रश्न है,
हमारे यहाँ पर 3 तरह का फॉरेस्ट है, एक सघन वन है, एक मॉडरेट है और एक नॉर्मल बंजर जो वन है वो हमारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हमारे को देश का जो ट्री कवर है जो 30% बढ़ाने का हमारा दुनिया के सामने भी लक्ष्य है 33% करने का, उसका एक सबसे बड़ा समाधान है कि हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण और ट्री कवर की संख्या को और स्थिति को बढ़ाया जाए। जहां तक भारत में फॉरेस्ट की स्थिति का बात है, भारत में जो सघन वन है, हमारे फॉरेस्ट के अलग अलग तरह के प्रकार हैं। कहीं पर हमारे जो पर्यावरणीय और भौगोलिक अलग अलग विशेषता है उसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश के अंतर्गत है। सरकार के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरीके से संरक्षित करने का, बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में फॉरेस्ट के अंतर्गत 52 हमारे टाइगर रिजर्व भी हैं, जिसमें से आज भारत सरकार के सघन प्रयासों के कारण, पिछले 7 वर्षों के प्रयासों के कारण हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को उनकी अच्छी स्थिति के कारण इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी प्राप्त हुआ है और अभी दक्षिण के एक हमारे टाइगर रिजर्व को TY2 का भी दर्जा मिला है। लेकिन इन फॉरेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के कवर एरिया को बढ़ाने के लिए जो जल के जो हमारे क्षेत्र है उनके आसपास भी सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष रूप से नर्मदा और उसके क्षेत्रों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान ले रही है और संज्ञान लेके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। श्री विकास महात्मे जी। सर, मेरा सवाल यह है कि वी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हाउ दिस रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड, and this is without decreasing the forest cover, so that forest cover remains but we get revenue from the forest. सर, माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके कारण जनजाति समाज के जो हमारे बंधु हैं उन जनजाति समाज के बंधुओं की आय होती है। इसके लिए विभिन्न स्कीम और योजनाएं भी चलाते हैं और मैं यहाँ पर सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की पूरी तरह की प्रतिबद्धता है कि फॉरेस्ट बिना वहाँ के जो हमारे जनजाति बंधु हैं उनके जीवन में उत्थान करे बिना हम फॉरेस्ट कवर को नहीं बचा सकते। सरकार माइनर फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस स्कीम को, जो जनजाति समाज का हमारा जनजाति मंत्रालय है और जिनके फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उनके साथ मिलकर पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा है। उनके जीवन, सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सर। प्रश्न संख्या 20। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार ने व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन किया है? ख यदि हाँ, तो चिन्हित किए गए विभिन्न स्रोतों और उनमें से प्रत्येक के प्रभाव सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? ग क्या स्वास्थ्य पर इसके कुप्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं? और घ यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, while appreciating the well-informed, learned minister for the initiatives he had taken to reduce the impact of the air pollution on health and the measures taken for air quality management, I would like to know from him, sir, the ministry has introduced a new star rating system to the State Environment Impact Assessment Authority for granting speedy environmental clearances and has placed high points for fast acceptance of proposals and penalties for the SIEAs which ask for additional documents. If the SIA asks for additional documents, penalty is imposed. I would like to know, sir, whether the ministry is aware of the negative impact this can have on giving out inadequately assessed environmental clearances. Thank you. मेरे विद्वान साथी बहुत अनुभवी पार्लियामेंटेरियन हैं। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न के संबंध में नहीं है। प्रश्न जो उन्होंने मेरे से पूछा है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हेल्थ सिस्टम के बारे में है, लेकिन ये जो प्रश्न मेरे से कर रहे हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में है, जो मंत्रालय की एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी मैं उत्तर के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, उन्होंने पूछा है कि हाँ, मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया है
कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दी जाती है उसकी स्टार रेटिंग किस प्रकार से की जाए। ये हमारी तरफ से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए इस बात की आवश्यकता है कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए, एक निष्पक्ष तरीके से जो भी एप्लीकेशन आती है उनका मूल्यांकन किया जाए, ताकि जो भी निवेश के लिए लोग आते हैं उनको सुविधाजनक तरीके से हो जाए। इस सर्कुलर में किसी भी प्रकार से नहीं कहा गया है कि कोई रिलैक्सेशन किया जाए, लेकिन त्वरित एप्लीकेशन का निस्तारण करना, एप्लीकेशन को अनावश्यक न हटाना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आवश्यक है। दोनों ही बातों की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक का पालन करते हुए फॉरेस्ट क्षेत्र में क्लियरेंस देते समय जो पूरे नियम है उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। इसलिए इसको स्टार रेटिंग का दर्जा दिया गया है, ताकि विभिन्न राज्य अपने यहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार करके निवेश को भी बढ़ा सके और फॉरेस्ट को भी बचा सके। इस निष्पक्षता के लिए इसको किया गया है। ये मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपकी अनुमति से इसका उत्तर देता हूं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट। Sir, thank you, sir. My question is about air pollution, the impact of air pollution. Because of inadequate clearances, it may cause air pollution. That was the intention of my first supplement. Second is the amendment in the agreement to replace the word phase out with phase down. In the UN Climate Change Conference in Glasgow, the ministry pushed for the amendment replacing the word phase out with phase down of unabated coal power. The reasons for the amendments moved, sir. सर, ये प्रश्न फिर मूल प्रश्न से हट करके है, आप कहेंगे तो मैं उत्तर दे। जरूर, अगर आप देना चाहे तो। सर, भारत जलवायु परिवर्तन में जो ग्लासगो में COP26 की वार्ता हुई थी, भारत ने उसमें पूरी दुनिया के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। जलवायु ट्रांसलेशन इज अवेलेबल प्लीज। जलवायु परिवर्तन का जो COP26 हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने भारत में दुनिया में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 में जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो एक प्रिंसिपल लागू किया गया था, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया के सारे देशों ने यह तय किया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन विभिन्न देश अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपने लक्ष्यों को तय करेंगे। दुनिया में अभी तक जो विकास हुआ है, दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन स्पेस विकसित देशों के द्वारा कार्बन स्पेस को घेरा गया है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए भारत ने अपने 50% लक्ष्यों को भी वहां पर घोषित किया है, और भारत ने रिन्यूएबल में 40% के लक्ष्यों को प्राप्त भी किया है। लेकिन जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन की ये वार्ता चल रही है, तो उस वार्ता के अंतर्गत भारत ने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट के CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का पालन होना चाहिए। इसलिए अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हम फेस आउट नहीं कर सकते, भारत में फेस डाउन करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे। ये प्रिंसिपल दुनिया के सभी विकासशील देशों ने स्वीकार किया है, और उसको भारत के द्वारा रखे गए सारे विषयों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र दिया है, जिस पर दुनिया को आगे बढ़कर हम दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट के साथ बचा सकते हैं, उसी को पालन करते हुए सब लोगों ने स्वीकार किया कि फेस आउट उचित नहीं है, फेस डाउन के माध्यम से ही विकासशील देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। From our learned minister, how much concerned our government is regarding the following facts. As per the data provided by Yale University Environmental Performance Index, out of 180 countries, India ranks 168. So far the mostly polluted countries are concerned, India ranks 5th in the world. Amongst Asian countries, India ranks 3rd. And unfortunately, out of the most polluted 10 metropolitan cities in the world, India is having 3, and Delhi happens to be the most. I want to know the concern of our government. Thank you.
सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रहते हैं उनके क्या मानक विकासशील देशों के अनुरूप है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पॉल्यूशन करके कार्बन स्पेस को घेर रखा है तो उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंतर्गत क्यों नहीं जोड़ा जाता है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या जो है वो दुनिया की 17% है, लेकिन हमारा अगर दुनिया में जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है। दुनिया में जो कार्बन एमिशन है पर कैपिटा हमारा दुनिया का न्यूनतम है, जो हमारी जीवन पद्धति के कारण है, हमारे विकास के मानकों के कारण है। जहां तक एयर पोल्यूशन का विषय है, हमारी सरकार पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए के समाधान के लिए कार्य कर रही है। अभी वित्त आयोग के द्वारा लगभग 4400 करोड़ रुपया दिया गया, उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की इस वर्ष हम लोगों ने पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में क्षेत्रीय बैठक करी। ओमिक्रॉन के कारण बाकी बैठक रह गई, लेकिन उन बैठकों को भी आगे बढ़ाने का विषय है। जहां तक बड़े शहरों के पॉल्यूशन की बात है, मिटिगेशन के अनेक उपायों को सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खपत जो ईंधन की खपत है उसको भी बदलने का कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों में भी पॉल्यूशन के नए मानक तय किए जा रहे हैं। पराली जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भी सरकार के द्वारा उसका जैव उसको ईंधन में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान बजट में भी सरकार ने जो दिशा दिखाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर देश के विकास करने की दिशा को दिखलाया है, लेकिन फिर भी देश के 132 शहरों में हम लोगों ने एनवायरमेंट पॉल्यूशन के यंत्र लगाए हैं और जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें हवा के अंतर्गत जो 12 मानक पाए जाते हैं, जिसमें PM2 से लेकर PM10 से लेकर नाइट्रोजन से लेकर लेड से लेकर जो 12 मानक होते हैं उनकी मात्रा को उसके माध्यम से किया जाता है और 132 जो शहरों का जो मानक किया जाता है उसके आधार पर ही मंत्रालय के द्वारा उन नगरों को सहायता और उन नगरों को उसके मिटिगेशन के उपायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के भी जो स्वच्छता मिशन से लेकर के अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी एयर पोल्यूशन के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले समय में भी नेशनल क्लीन एयर मिशन को विभिन्न चारों क्षेत्रों में हम लोग रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हम मंत्रालय ने तय किया है कि जब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सांसदों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे ताकि वो भी अपने अपने म्युनिसिपैलिटी और नगरीय क्षेत्र में जो एयर पोल्यूशन के विषय हैं उसके समाधान के लिए रचनात्मक कार्य कर सकें। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Ask the Honorable Minister, I have seen the detailed reply and what is happening in the cities on the front of mitigation of air pollution. But is there any plan by the government to ask the cities to collect data on their own for the air pollution that is happening in individual cities so that a central database can be created to see that the mitigation takes effectively? अन्य सदस्य जी का ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन चूंकि हमें मानक तय करने हैं तो उसका एक समान रूप से उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर हम अलग अलग को स्वायत्त तरीके से देंगे तो सबके मानक को क्रिएट करने के और डाटा क्रिएट करने के अपने अलग अलग तरीके हो जाएंगे। इसलिए हमने 132 शहरों में समान मानक के आधार पर यंत्र स्थापित किए हैं, लेकिन नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत मंत्रालय के द्वारा विभिन्न म्युनिसिपैलिटीज के साथ भी MOU करके कार्य किया जाता है। अभी पश्चिम में भी जब हुआ तो महाराष्ट्र की अनेक म्युनिसिपैलिटियों के साथ ये जो फाइनेंस कमीशन ने राशि उपलब्ध कराई है इसका विभिन्न नगर पालिकाओं के साथ MOU किया गया और हमारा ये मानना है कि एयर पोल्यूशन की समस्या को अगर स्थानीय सुशासन स्तर की जो हमारी संस्थाएं हैं, केवल एयर पोल्यूशन का कारण केवल धुआं नहीं है, जो कचरा भी है, कचरे का निष्पादन भी एयर पोल्यूशन का कारण है, स्वच्छता भी एयर पोल्यूशन के कारण में आती है, औद्योगिक उत्पादन भी एयर पोल्यूशन में कारण में आता है, डस्ट भी एक एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, व्हीकल भी एयर पोल्यूशन के कारण में आता है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग अपनी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं उसमें हम महानगर पालिकाओं से ही लोगों को बुला रहे हैं। अब हम सांसदों को भी बुलाने की योजना कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री दीपक प्रकाश जी, लोकसभा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में वहां पर लगातार रेडिएशन के कारण
वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं और साथ साथ में लगभग कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। साथ साथ कई वहां के लोगों को कैंसर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल करिए दीपक जी, सवाल। ये जलीय प्रदूषण, यूरेनियम के खान के कारण जलीय प्रदूषण हुआ है और जिसके निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? माननीय सदस्य महोदय ने एक झारखंड के विशेष क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सभापति जी उनको उत्तर में, लिखित उत्तर में मैं तथ्यों का पता लगा करके उनको जवाब दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न संख्या 21। क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में जल पर्यटन शुरू करने के लिए कोई उपाय किए हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल, जल शक्ति राज्य मंत्री। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Respected Chairman Sir, I thank you so much for the opportunity given. I would like to bring to the notice of Government of India that and request that since the Andhra Pradesh is blessed with the second largest coastline of 974 kilometers, inland water bodies of 8 lakh hectares and 350 square meters of the mangroves area, there is an enormous scope of establishment of integrated aqua parks, aquarium complexes, oceanaries, sports fishing, tourism boats, water sports for promoting the eco-tourism for employment and income generation of the state, as Please well as be brief. Our Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, under his immaculate leadership, is striving hard for... Please be brief in question. Sir. Of employment of the largest extent of the state. The government of India is supporting is the... Venkatramana ji, please, this is not 0 hour. Please put your question. Sir, this is sir. Question. What is your question? Sir, whether the government has taken any measures of introducing aqua tourism in the state of Andhra Pradesh. Thank you. Please. उपसभापति जी, माननीय सदस्य को बाकायदा लिखित उत्तर में भी जो जवाब दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि तटवर्ती परिपथ काकीनाडा और नेल्लूर ये दोनों के दोनों लगभग पूर्णता की तरफ हैं और ये पूरे भी हो गए। दूसरा, जो बौद्ध परिपथ के तहत सालीहुंडम और बाकी कोंडा बौद्ध परिपथ है, वो भी आंध्र प्रदेश में दिया गया है, वो भी पूरा हुआ है। प्रसाद योजना के तहत भी अमरावती शहर और श्रीशैलम 2 बड़ी परियोजना है जिनको पूरा किया गया है। मूलतः पर्यटन के प्रचार प्रसार का काम राज्य सरकार का है। मैं और भी अगर वो चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को और उपयोगिता को देखते हुए पर्यटन का जो महत्व का प्रदेश है उसमें भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वहां पर सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करने का विचार है। Second supplementary, Mr. Rao. Sir, aquaculture could also the income for the coastal communities and especially fishermen communities. Fish flock should be heavily engaged in the aqua tourism projects. Are you reading something or putting your question? Sir, finish, sir. Question. Please. He has no other question. Sri Vijay Sai Reddy ji. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, aqua tourism could be a good source of income for the coastal communities, especially fishing community. Fisher folk should be heavily engaged in aqua tourism projects. Has the Minister had any discussions with the Department of Fisheries and also the respective state governments where there is a coastal line to collaborate on promoting the aqua tourism? Thank you, sir. माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्रसाद और स्वदेश प्रदर्शन की योजना है वो तटवर्ती परिपथ के तहत ही वहां पर थी, लेकिन जो पर्यटन अवसंरचना की बात माननीय सदस्य ने की है, मैं उनकी जानकारी में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें ही प्रस्ताव भेजती हैं
और उसके तहत पुट्टपर्ती में भी लाइट एंड साउंड शो हुआ है, वो प्रस्ताव वो भी पूरा होने की स्थिति में है। और विशाखापट्टनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में भी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 38 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिए हैं। मैं विचाराधीन एक परियोजना है सिंहाचलम और अन्नावरम। मुझे लगता है कि जो बात मैंने पहले भी कही है कि राज्य सरकारों की सहमति से ही ये प्रस्ताव हमारे पास आते हैं, और मैं मानता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में आंध्र में पर्याप्त मात्रा में प्रस्ताव दिए गए हैं। अन्य जो कार्यक्रम होते हैं जलाशय, उन 4 जलों में भी आंध्र प्रदेश में पैसा दिया गया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न संख्या 22। क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार और अनेक विद्वानों ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की कई बार मांग की है, जिस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं? और मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब तक दे दिया जाएगा? अर्जुन राम मेघवाल, संस्कृति राज्य मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, प्रियंका चतुर्वेदी जी। Honorable Chairman, sir. Sir, this is with regards to classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the state government of Maharashtra, many MPs across board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the table in the 253rd session. Every time the response is, it is under active consideration. My only question on this particular topic is, how long will this active consideration last? Thank you. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जैसा कि माननीय सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ठीक है कि मैटर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो है 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था 2004 का, उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25/11/5 को निकला, जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को ऑथराइज किया क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा देने के काम को। इसमें फिर हमने एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में मैटर गया। मैटर बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही निर्णय शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। जैसे ही निर्णय आएगा हम आपके माध्यम से माननीय सदन को, संसद को अवगत कराते हैं। धन्यवाद। माननीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी। उपसभापति जी, मुझे ये पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर के समन्वय के अभाव में क्या कुछ इस प्रस्ताव में खामियां रही है? ये जानकारी क्या सही है? डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सांसद ने प्रश्न किया है, जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इस काम को जांच रही है। निश्चित रूप से क्या होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो फिर ये मैटर साहित्य अकादमी में गया, तो कुछ कमियां छोटी मोटी रहती भी है, वो दूर कर ली गई है। जैसे कितनी पुरानी लैंग्वेज है मराठी भाषा, क्या क्या साहित्य, 3री शताब्दी में क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी तक क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि मराठा भाषा, मराठा साहित्य, उस पे देश मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर देश गर्व करता है, देश गर्व करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक्टिव कंसिडरेशन का जो प्रकरण पहले जो सांसद ने उठाया, माननीय सांसद ने उठाया, सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्दी शीघ्र निर्णय होने वाला। माननीय रजनी पटेल जी। पाटिल जी, रजनी पटेल नहीं, पाटिल जी। यस सर। क्या बोल। धन्यवाद। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से, एक तो मराठी भाषा जो है उसकी संस्कृति और उसकी इतिहास की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। आद्य कवि मुकुंदराज, उन्होंने ये मराठी भाषा का उगम उनसे हुआ था और ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको आगे बढ़ाया था। हमारे नामदेव, संत नामदेव, जिन्होंने ये मराठी भाषा
पंजाब तक लेके गए। रजनी जी सवाल मैं ये बता रही हूँ, उन्होंने बताया कि हम बहस कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना नहीं, उन्हें मंत्री महोदय ने बताया, उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको ज्ञान देना चाहती हूँ मराठी भाषा के लिए। नहीं, आप ज्ञान देना चाहती हैं तो अलग है, सवाल पूछना चाहती है तो मैं मौका दे सकता हूँ, ज्ञान बाहर अलग से दे सकती हैं। आप सवाल पूछें। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे भाई विनय सहस्त्रबुद्धे बोल रहे हैं, जब वो हर जगह पर राजनीति करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि मराठी भाषा सांस्कृतिक लेवल पे लिया जाए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रयास से इसको जल्द ही किस प्रयास में सांस्कृतिक दर्जा देना चाहती है और उसके लिए क्या करना चाहती है? धन्यवाद। ये हम पूछना। धन्यवाद। डिप्टी चेयरमैन सर, जो मैंने पहले जिक्र किया कि मराठी भाषा और मराठा साहित्य, मराठा इतिहास, इस पर गर्व है हमें। हम जल्दी ही इस पे निर्णय करने वाले हैं। आप इस पे आप ये शंका मत करिए कि हम जो आप ज्ञान दे रहे हो उससे ज्यादा ज्ञान हम भी रखते हैं। हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होता है डिप्टी चेयरमैन सर, तो उसमें समय लगता है। MHRD का भी संस्कृति मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कई मंत्रालयों के बीच में इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत जल्दी सकारात्मक निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न संख्या 23। क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाले समाचार चैनलों और पत्रकारों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या भविष्य में ऐसे चैनलों और पत्रकारों पर रोक लगाने के लिए किसी कानूनी प्रावधान पर विचार किया जा रहा है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय केसी वेणुगोपाल जी। The government is nowadays taking action against some particular channels on citing this anti-national activities. We are also very much keen about the anti-national activities for some channels is happening. We are also very much concerned about it. But the complaint in the public domain is, sir, the government is misusing this penal code to suppress the freedom of expression in the country, freedom of the press in the country. Recently, one of the channel, Media One, has been given a direction to stop the telecast for the IP by citing the same security issue. Whether they have done anything wrong, we would like to know. Thank you. From the government, we would like to know what is the crime they have done. Thank you. Thank you. Please. Respected Deputy Chairman, sir, our government is concerned about the freedom of speech and freedom of expression. I want to convey, honourable member, we are not in 1975. We are not in emergency. We are in brightened period under the Modi government. Please. Sir, I am coming to my answer. Sir, आप तो सुनो तो चाहिए. वेणुगोपाल जी, आप तो मेरा आंसर तो सुनो. आंसर तो सुनो. Take your seat, please. You have to listen my answer. Take your seat. See, please. Please. Sir. Please. Sir, Venugopal ji. Please. Sir, Venugopal ji's question is that Media One. Sir, that Media One, we are not doing anything. Sir, whatever the channels permission is we are giving, under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the Media One is sub judice matter also. I want to convey this. And also, sir, within 2 months, our Venugopal ji, please take his answer. Sir, please, within 2 months, madam, listen. Please. Within 2 months, our government initiated actions against 60 channels. Those content, I'm not reading those, they content against Nothing the nation is going on record. and content against the integrity of the nation and content
against the safety of the country. So we can't tolerate. We are taking for example 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. The peace also. That is the thing. Thank you. Lieutenant General D.P. Vats retired. D.P. Vats from Lok Sabha chamber, sir. Lok Sabha chamber, sir. आप अपना सवाल पूछे. Through you, I will like to ask the honorable minister, sir. What about action against the people who come on media and use the filthy language? Yes, and the channels which give fake news? I would like to know action only initiated or it culminated into punishment also. Thank you. Sir, I want to convey through this Augustus to the member. Again I am telling, we are concerned about the freedom of speech and freedom of expression. See, the Press Council of India is there. Sir, there is three-tier mechanism is there. सीट पर बैठकर बात न करिए. System, three-tier mechanism is there. One is self-regulatory. Then self-regulatory bodies can take. If the grievances is not sorted out, then only inter-department committee is going to take the grievances and we sort out the grievances. In this, I want to tell this. 160 cases we initiated against the TV channels. Time is over, Minister. Now time is over. अभी आप सुन रहे थे आज राज्यसभा में हुई प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया।